हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एजुकेशनल मैनेजमेंट का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल या राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को तैयार करने में जो कंटेंट काम में लिया गया है उसका समस्त यानी कि 95% जो सोर्स है वो विभागीय स्रोत हैं। राजस्थान सरकार के जो ऑथेंटिक साइट्स हैं वहाँ से इसको उठाया गया है, इसलिए आप इसके ऊपर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन कब हुआ? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 1973 में एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा इसका गठन हुआ था 1973 के अंदर। इसको मान्यता कैसे मिली है? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसका पंजीकरण हुआ है और इस पंजीकरण के तहत यह एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है ना। तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत यह पंजीकृत संस्था है और यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसको कब पंजीकृत किया गया? पंजीकरण की तारीख क्या है? 29 दिसंबर 1973 को पंजीकृत किया गया था। ध्यान रख लेना, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का पंजीकरण कब हुआ था? 29 दिसंबर 1973 को हुआ, जबकि यह 1 जनवरी 1974 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया और इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया मतलब इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन जो है वो किसके द्वारा हुआ है? एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा हुआ। ईयर पूछा जाए 1973 किस अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत। यह कैसा निकाय है? एक स्वायत्त निकाय है। इसको कब पंजीकृत किया गया बोर्ड को? 29 दिसंबर 1973 को, जबकि 1 जनवरी 1974 को इसने काम करना प्रारंभ कर दिया, मतलब औपचारिक रूप से यह अस्तित्व में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? झालाना डोंगरी जयपुर के अंदर है। RSTB यानी राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। ये हमेशा आपको याद रख लेना है कि RSTB का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। नेक्स्ट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों को राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किए जाने के बाद में, यानी कि राज्य सरकार जो है वो पाठ्य पुस्तकों का अनुमोदन कर देती है कि ये पाठ्य पुस्तकें हैं। उसके बाद में सरकारी और संबद्ध जो निजी स्कूल है, ठीक है ना, संबद्ध स्कूलों मतलब निजी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों और संबद्ध निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 और दिनांक 27/9/2010 के द्वारा जो राजस्थान सरकार के जो आदेश जारी किया गया, उस आदेश के बाद में कक्षा 9 से 12 तक की भी पुस्तकें हैं वो मुद्रित और वितरित करना, ये इसका मुख्य कार्य है। कक्षा 1 से 8 तक ये जो है कार्य करता रहा। 1974 से 1 जनवरी 1974 से 2010 तक जो है ये पहली से 8वीं कक्षा तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करता रहा। लेकिन 2010 के बाद में मतलब 27 सितंबर 2010 के बाद में यह कक्षा 9 से 12 तक की भी पुस्तकें मुद्रित और वितरित करने लग गया है। अर्थात वर्तमान में यह पहली से 12वीं तक की सभी क्लासों की पुस्तकों को मुद्रित और वितरित करता है। ठीक है। हालांकि कक्षा 1 से 8 तक की जो पुस्तकों का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, पुस्तकें तैयार करने का जो पाठ्यक्रम तैयार करने का काम जो है वो SIERT, जिसे वर्तमान में SCERT कहते हैं, के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। SCERT वही 9 से 12 तक की पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम कौन करता है? BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान अजमेर के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट,
सरकारी योजना, सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का मुफ्त वितरण। इस योजना के तहत मुफ्त वितरण के लिए छपी हुई किताबें उन सभी जिलों के ग्राम पंचायत नोडल केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाती है जहां से स्कूल के शिक्षक उन्हें ले जाते हैं। ठीक है, तो पुस्तकों को मुद्रित और साथ में वितरित करने का काम भी, उनको ग्राम पंचायत नोडल केंद्रों तक उपलब्ध कराने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। 33 जिलों में स्थित बोर्ड के वितरण केंद्रों से पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और निजी संस्थानों को बिक्री के लिए किताबें उपलब्ध करवाई जाती है। 33 जिलों में बोर्ड के वितरण केंद्रों से जो पंजीकृत पुस्तक विक्रेता हैं, इसके अलावा जो एक तो सरकारी स्कूलों के अंदर किताबें पहुंचाई जाती है, इसके अलावा कोई जो प्राइवेट स्कूल है, जो निजी संस्थान है, उनको ये पुस्तकें जो इस बोर्ड के जो पंजीकृत पुस्तक विक्रेता है, ठीक है ना, उन पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को जो है RSTB पुस्तक देता है, पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को। और ये पंजीकृत पुस्तक विक्रेता जो है वो निजी संस्थानों को उपलब्ध बिक्री के लिए उपलब्ध करवा जाते हैं। हम सभी को मालूम है कि राजकीय विद्यालयों में ये पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। आगे देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाने वाला निकाय बना हुआ है। यानी कि पाठ्यक्रम कौन बना रहा है? 9वीं से 12वीं के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर बना रहा है, जबकि 1ली से 8वीं के लिए कौन बना रहा है पाठ्यक्रम? SCERT उदयपुर बनाता है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि RSTB का हल्का बैकग्राउंड देखते हैं कि इसका विकास किस प्रकार हुआ। सन 1956 में राजस्थान सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति लागू की। कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति लागू की। पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की इस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए शिक्षा विभाग के एक अंग के रूप में किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले RSTB को किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल। और इसकी स्थापना क्यों हुई है? पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति को लागू करने के लिए, जो 1956 में राजस्थान सरकार लेके आई थी। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल, ठीक है ना, तत्कालीन RSTB जिसको कहेंगे हम, द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का प्रथम संस्करण 1957 में उपलब्ध हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1957 में। और उस समय उसको क्या नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल। 1967 में श्याम लाल IAS की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के ने मंडल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इस समिति ने मंडल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को सर्वथा अनुपयुक्त बताया कि भाई ये राज्य शिक्षा विभाग के दिन जो कार्यप्रणाली जो है बिल्कुल सही नहीं है। और अनेक सामाजिक सुधारों के साथ साथ मंडल को सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। किसके द्वारा? श्याम लाल IAS की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी। राजस्थान सरकार ने 29 दिसंबर 1973 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के गठन एवं राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था के रूप में स्वायत्तता प्रदान कर दी। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने 29 दिसंबर 1973 को इसका गठन कर दिया। किस रूप में गठन किया? अब इसको किस नाम से जाना जाने लगा? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। किस पंजीकरण अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया गया? राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रख लेनी है। पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति 1956 में आई 1 से 8 तक के पाठ्य पुस्तकों के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि यह पहले 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों के लिए कार्य करता था। फिर बाद में
2010 से जो है ये 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकें भी मुद्रित और वितरित करने लग गया है। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचे में से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। अगर हम आरएसटीबी के संगठन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की परिषदें आती है। एक आती है शासी परिषद जिसको गवर्निंग काउंसिल कहते हैं, एक आती है निष्पादक परिषद जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। शासी परिषद के अंदर कुल 12 सदस्य होते हैं, जबकि निष्पादक परिषद के अंदर कुल 9 सदस्य होते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है कि शासी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो राजस्थान सरकार का शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा मंत्री जो है वो शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करता है, और इसका उपाध्यक्ष जो है शासी परिषद का उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। शिक्षा सचिव जो होता है स्कूल शिक्षा का शिक्षा सचिव इस शासी परिषद का उपाध्यक्ष होता है, और यही शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा का इस निष्पादक परिषद का सभापति होता है, चेयरमैन होता है। सभापति मतलब चेयरमैन, ठीक है ना, चेयरमैन होता है। शिक्षा सचिव शासी परिषद का तो क्या है, उपाध्यक्ष है, और निष्पादक परिषद का है क्या है, सभापति है, सॉरी, ठीक है ना। शासी परिषद का तो क्या है, यह शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष है, और यही शिक्षा सचिव निष्पादक परिषद का सभापति भी है। इसके अलावा इस आरएसटीबी के संगठन में एक और पद होता है जिसको सचिव बोला जाता है, जिसको सचिव बोला जाता है। यह शिक्षा सचिव है, ध्यान रख लेना, यह शिक्षा सचिव है जो कि शासी परिषद का उपाध्यक्ष है और निष्पादक परिषद का सभापति होता है। इसके अलावा आरएसटीबी का एक अलग से सचिव और होता है, सचिव और होता है, ठीक है ना, जो आरएएस लेवल का अधिकारी होता है, ठीक है। तो इन तीनों पदों के बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। पहला शिक्षा मंत्री, फिर एक शिक्षा सचिव जो कि इसमें शिक्षा सचिव जो कि शासी परिषद का तो उपाध्यक्ष है, और वही निष्पादक परिषद का क्या है, सभापति है। और आरएसटीबी में एक सचिव खुद का और होता है जो कि इसका मुख्य निष्पादक अधिकारी होता है, वो अपन आगे देखेंगे। तो तीनों के बारे में आपको ये कंप्लीट इसका ढांचा है। इसके अलावा इसके अंदर छोटे छोटे इसके अधीनस्थ सचिव आरएसटीबी का मेन पद है। इसके नीचे फिर जो है दूसरे अधीनस्थ अधिकारी और लोग आते हैं, ठीक है ना, या ये ध्यान रख लेना है। सारे काम इसके हस्ताक्षर से ही होते हैं। आगे देखते हैं अपन, यह इस आरएसटीबी का डीडीओ होता है। वित्तीय शक्तियाँ इसी के पास में रहती है, वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है ना, वित्तीय शक्तियाँ इसके पास में रहती है। आगे पूरा कंप्लीट देखते हैं। अब हम बात करेंगे शासी परिषद के बारे में। इसमें 12 सदस्य कौन कौन होते हैं वो पूरा कंप्लीट देखते हैं। देखिए, यह है शासी परिषद, और शासी परिषद का अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया शिक्षा मंत्री होता है। इसका उपाध्यक्ष जो होता है वो शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा, शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा वाला, वो इसका क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है गवर्निंग काउंसिल का। आगे देखते हैं इसके अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। उन 12 सदस्यों का ये लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। कौन कौन से वो 12, 3 तो ये रहे, ठीक है। 3 में देखिए, पहला एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो कि क्या होता है, प्रेसिडेंट इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। फिर एजुकेशनल कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मतलब शिक्षा सचिव, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष हो गया। इसके अलावा फाइनेंस कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, वो इसका मेंबर है, ठीक है, वित्त सचिव। फिर डायरेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, वो इसका मेंबर है, बीकानेर वाला। फिर डायरेक्टर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी राजस्थान, ये इसका मेंबर है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो चेयरमैन होता है वो भी इसका मेंबर है। डायरेक्टर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी, ठीक है ना, SIERT वाला, जो अभी पहले इसको SIE कहा जाता था इसलिए ये नाम दिया हुआ है,
ठीक है ना, वो ये SCERT ही है, ठीक है ना, SCERT का जो डायरेक्टर होता है वो। फिर इसके अलावा डायरेक्टर इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन राजस्थान, SISC ये भी इसका मेंबर है। फिर एमिनिएंट एजुकेशन, एमिनिएंट एजुकेशन मतलब कोई प्रसिद्ध शिक्षाविद, वो इसका मेंबर होगा, ठीक है ना। और ये 3 सदस्य इसके अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं, 3 सदस्य इसके अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं, ये ध्यान कर लेना आपको, ठीक है ना। और उसमें से एक तो प्रसिद्ध शिक्षाविद होता है, और जो एक होता है एन एक्सपर्ट इन बुक प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन, और एक होता है एन एक्सपर्ट इन स्कूल एजुकेशन, ये तीनों मेंबर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, यह मैंने बताया था राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर, इसका खुद का एक सचिव होता है, वो भी इसका क्या कहलाता है, इसका सचिव कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसमें कुल 12 ये सदस्य होते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा मेंबर्स, और उस मेंबर्स के अंदर 3 नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो एक जो राजस्थान ये RSTB का जो सचिव होता है वो भी इसका मेंबर है। तो कुल मिलाकर ये 12 सदस्य होते हैं, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो शिक्षा मंत्री, और उपाध्यक्ष जो होता है वो शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा का होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निष्पादक परिषद, निष्पादक परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल। निष्पादक परिषद या निष्पादक परिषद है, ध्यान रख लेना इसको, निष्पादक परिषद, इसका सभापति शिक्षा सचिव होता है, शिक्षा सचिव होता है, ठीक है, वही स्कूल शिक्षा वाला। स्कूल शिक्षा का जो शिक्षा सचिव है वो इसका सभापति होता है, जो कि ये शिक्षा सचिव जो इसका चेयरमैन होता है, सभापति, यही इस निष्पादक समिति की, ठीक है ना, ये इस निष्पादक समिति की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है, उसको बैठकों को आयोजित करवाता है, और जितनी भी बैठकें होती है उन बैठकों को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, प्रिसाइड नहीं है, प्रिसाइड, ठीक है ना, प्रिसाइड, प्रिसाइड, कंडक्ट, मीटिंग को प्रिसाइड करना, अध्यक्षता करना, संचालित करना, कंडक्ट करना, और उसको रेगुलेट करना, ये तीनों काम जो है निष्पादक परिषद के कौन करता है, शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा, ठीक है। और यही शिक्षा सचिव किसका सदस्य और है, यह शासी परिषद का भी और सदस्य है, और उसका उपाध्यक्ष है, ठीक है ना। इसका क्या है, शासी परिषद का, गवर्निंग काउंसिल का क्या है, उपाध्यक्ष है। फिर आता है सचिव, जो कि किसका सचिव है, RSTB का, RSTB का, ये IS लेवल का अधिकारी है शिक्षा सचिव, जबकि RSTB का जो सचिव होता है वो RS लेवल का अधिकारी होता है, ठीक है। और RSTB का जो सचिव होता है वह शासी परिषद का भी सदस्य है और निष्पादक परिषद का भी सदस्य है, दोनों का सदस्य है, ठीक है ना। अब ये जो सचिव होता है RSTB का, उसके बारे में हम देखते हैं, इसका कार्य क्या है, टू एग्जीक्यूट पॉलिसी इन द डायरेक्शन ऑफ गवर्निंग काउंसिल with the help of committees and advisory body, with the committees and advisory bodies, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो सचिव है RSTB का, यह गवर्निंग काउंसिल के निर्देशों के अनुसार पॉलिसीज यानी नीतियों को लागू करता है, और लागू करने के लिए एक समितियों और जो सहायक जो निकाय हैं उनका सहारा लेता है। तो इन सहायक निकायों और कमेटियों की सहायता से यह सचिव गवर्निंग काउंसिल के द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने का काम करता है, ठीक है ना, शिक्षा ये सचिव, ठीक है ना। परिषद की नीतियों के अनुरूप कार्मिकों की नियुक्ति करना, यह काम कौन करता है, परिषद की नीतियों के अनुरूप कार्मिकों की नियुक्ति का करने का काम जो है वह निष्पादक परिषद करती है। निष्पादक परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, निष्पादक परिषद मिल करके क्या करती है, परिषद की जो आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की, एम्प्लॉयज़ की भर्ती करना, नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, परिषद की नीतियों के अनुरूप, गवर्निंग काउंसिल की नीतियों के अनुरूप जो है यह एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है, निष्पादक परिषद होती है, वो कार्मिकों की नियुक्ति करती है। अब हम और इसकी कार्य देख लेते हैं। सचिव के जो सचिव है RSTB का, वो क्या है, DDO है,
आरएसटीबी का डीडीओ कौन होता है? सचिव। सचिव, मात्र केवल सचिव लिखना है, शिक्षा सचिव नहीं लिखना है, सचिव केवल। यह डीडीओ होता है। डीडीओ का मतलब होता है ड्राइंग एंड रीएम्बर्समेंट ऑफिसर। किसी भी संस्था के अंदर एक जो है डीडीओ अवश्य होता है। वो डीडीओ क्या काम करता है? सारे वित्तीय शक्तियाँ उसके पास में होती है, वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। तो आरएसटीबी के अंदर डीडीओ जो है वो कौन होता है? सचिव होता है। और ये आरएएस कैडर का अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये जो सचिव होता है, आरएसटीबी का जो सचिव होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? शासी परिषद के सुझाव पर। किसके परिषद के सुझाव पर? शासी परिषद, जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है। शासी परिषद के सुझाव पर कौन नियुक्ति करता है इसकी? राज्य सरकार के द्वारा ये सचिव नियुक्त किया जाता है। और ध्यान रख लेना है, आरएसटीबी में जितना भी स्टाफ होता है वो उस बोर्ड का समस्त स्टाफ इसके अधीनस्थ होता है। बोर्ड का, आरएसटीबी का समस्त स्टाफ इस सचिव के अधीनस्थ होगा। और यह सचिव क्या है? डीडीओ है, ड्राइंग एंड रीएम्बर्समेंट ऑफिसर्स। बोर्ड के समस्त समझौते, एग्रीमेंट एवं कार्य सचिव के हस्ताक्षर के द्वारा होते हैं। ये सचिव के हस्ताक्षर से ही सारा काम होगा बोर्ड के अंदर। शासी परिषद के अनुमोदन के पश्चात में वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजना। एक दूसरा कार्य और होता है सचिव का कि यह ऑडिट करवाता है, अंकेक्षण करवाता है कि जो भी पैसा आता है उसके पास में, तो उसका किस ढंग से उपयोग हुआ है, उसका सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। इसके लिए वार्षिक, एनुअली जो है यह सचिव जो है वो क्या करवाता है? उसका अंकेक्षण करवाता है, अंकेक्षण। और इस अंकेक्षण की रिपोर्ट जो होती है वो गवर्निंग काउंसिल के पास पहले भेजता है। वो गवर्निंग काउंसिल के पास में ये सचिव। और जब गवर्निंग काउंसिल जब उसका अनुमोदन कर देती है तो यही रिपोर्ट फिर यह सचिव कहाँ भेज देता है? राज्य सरकार को भेज देता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सचिव की, कि वो एन्युअली ऑडिट करवाएं, साथ में शासी परिषद को वो रिपोर्ट भेजें कि वो ये रिपोर्ट है ऑडिट की। और जब शासी परिषद उसको अनुमोदित कर दे उस रिपोर्ट को, तो उस रिपोर्ट को कहाँ भिजवानी है? राज्य सरकार को। ये दायित्व किसका है? सचिव का। और इस सचिव की जो नियुक्ति है वो शासी परिषद के सुझाव पर राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। समस्त स्टाफ इसके अधीनस्थ होता है। और ये ड्राइंग ऑफिसर है, ठीक है ना। और बोर्ड के समस्त समझौते एवं कार्य सचिव के हस्ताक्षर से होते हैं। आगे देखते हैं कि इस निष्पादक परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 9 सदस्य कौन कौन से होते हैं। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल shall consist of the following ex officio member and office bearer। इसके अंदर कुल 9 पद होते हैं, 9 सदस्य होते हैं, जिसमें सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन यानी कि शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार का, वो क्या होता है? इसका चेयरमैन होता है, ठीक है ना, सभापति होता है। फिर डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन राजस्थान बीकानेर, वो इसका सदस्य है। डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जयपुर, ये डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये भी इसका मेंबर है। डायरेक्टर लिटरेसी एंड काउंटिंग एजुकेशन राजस्थान जयपुर, ये इसका सदस्य है। डायरेक्टर प्रिंटिंग स्टेशनरी राजस्थान जयपुर। फिर नॉमिनी ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये फाइनेंस सेक्रेटरी है, उसका डेप्यूटी होगा। फिर नॉमिनी ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवाइस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ठीक है। फिर ये डायरेक्टर SIERT राजस्थान उदयपुर और हिज नॉमिनी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना। तो इसमें लगभग जो पहले अपन ने गवर्निंग काउंसिल में देखे उनके इसमें 2-3 लोगों के तो नॉमिनी है, ठीक है। उसमें वो खुद बैठते हैं सदस्य के रूप में, और यहाँ पर जो है वो अपना नॉमिनी भेजते हैं, ठीक है। और इसमें RSTB का जो सचिव होता है वो भी इसका सदस्य होता है, और मेंबर सेक्रेटरी होता है, मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है ना।
सदस्य सचिव है। तो ये कुल 9 सदस्य होते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम आरएसटीबी के अंदर यदि अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष किसका होता है? शासी परिषद का होता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, शासी परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। और सभापति की बात करें तो ये सभापति होता है निष्पादक परिषद का, ठीक है ना। निष्पादक परिषद का क्या होता है? सभापति होता है। ये याद कर लेना है, सभापति और अध्यक्ष। अध्यक्ष जो शासी परिषद का होता है, और ये कौन होता है? शिक्षा मंत्री। सभापति कौन होता है? सभापति निष्पादक परिषद का होता है, और ये कौन होता है? स्कूल शिक्षा का होता है, ठीक है। स्कूल शिक्षा का शिक्षा सचिव। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आरएसटीबी, आरएसटीबी का पहला अध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, कौन था? श्रीमान श्री खेत सिंह जी, ठीक है ना। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आरएसटीबी, जो सचिव होता है, ठीक है ना, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त जो आरएस लेवल का अधिकारी होता है, वो फर्स्ट जब गठित हुआ था तो उस समय कौन था? श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा। वर्तमान में आरएसटीबी का सचिव कौन है? श्री हरजीलाल अटल, जो आरएस अधिकारी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सचिव के नीचे जो है उप सचिव, लेखा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी और अन्य कर्मचारी और होते हैं, लेकिन मुख्य रोल जो होता है वो किसका होता है? सचिव का होता है, ठीक है ना। समस्त कर्मचारी उसके अधीन आते हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आरएसटीबी के अंदर कुल 5 अनुभाग है। उसमें प्रशासनिक एवं संस्थापन प्रभाग, दूसरा लेखा एवं अंकेक्षण प्रभाग, तीसरा वितरण प्रभाग, चौथा उत्पादन एवं तकनीकी विभाग, और 5वां है शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग। शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रभाग, जी हाँ बिल्कुल, यह अनुसंधान का काम भी करता है, रिसर्च का काम भी करता है, रिसर्च, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2012 के अंदर प्रश्न आया हुआ है, 2012 के अंदर प्रश्न आया हुआ है। यह 1ली से 8वीं तक की जो करिकुलम है उसके डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करता रहता है। आगे हम देखेंगे रिसर्च किस प्रकार का है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरएसटीबी न केवल मुद्रण का काम करता है बल्कि यह वितरण का काम भी करता है, और वितरण के लिए इसके पास में जो मॉडल है वो है गुजरात मॉडल। वितरण के लिए गुजरात मॉडल का उपयोग करता है। इसके संभाग वितरण के लिए 9, तो संभागीय वितरण केंद्र कितने हैं? 9, और क्षेत्रीय वितरण केंद्र कितने हैं? 25। इस प्रकार यह द्विस्तरीय व्यवस्था है। एक संभागीय वितरण केंद्र और दूसरी व्यवस्था है क्षेत्रीय वितरण केंद्र। संभागीय वितरण केंद्र कुल 9 है और क्षेत्रीय वितरण केंद्र कितने हैं? 25 है। इस प्रकार कुल कितने हो जाते हैं? 34। अर्थात हर एक जिले के अंदर कितने वितरण केंद्र हैं? 33। हर एक जिले के अंदर एक वितरण केंद्र, तो उस हिसाब से 33 वितरण केंद्र हो गए। और जयपुर के अंदर ग्रामीण और शहरी हेतु अलग अलग वितरण केंद्र है, इसलिए जयपुर के अंदर 2 वितरण केंद्र है। इसलिए प्रत्येक जिले के लिए 33 हो गए, और जयपुर में चूंकि एक एक्स्ट्रा है इसलिए टोटल कुल वितरण केंद्र कितने हो गए? 34। 34 में से भी 9 तो संभागीय वितरण केंद्र है और 25 क्षेत्रीय वितरण केंद्र है। आरएसटीबी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। आगे बढ़ते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरएसटीबी के कार्य। पहला, कक्षा 1 से 12 तक के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य शैक्षिक साहित्य का लेखन करवाना, संपादन करवाना, प्रकाशन करवाना, विक्रय करना, उसको बेचना, ठीक है ना। बेचने के लिए वो किसको बेचते हैं? निजी संस्थाओं को, निजी जो वितरक होते हैं, ठीक है ना, उनको बेचते हैं। और जो सरकारी स्कूलों के अंदर उनको वितरित करने का काम करते हैं अपने 34 वितरण केंद्रों के माध्यम से,
ठीक है ना। और उसका प्रकाशन करवाते, संपादन करवाते, लेखन करवाने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन एवं वितरण, पाठ्यपुस्तकें कैसी है उनका मूल्यांकन और उनके वितरण आदि क्षेत्रों में क्या करना, अनुसंधान करना। पहला काम तो ये अनुसंधान के क्षेत्र में क्या कर रहा है, पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन और वितरण आदि क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। तीसरा है पाठ्यपुस्तक एवं अन्य शैक्षिक साहित्य। पाठ्यपुस्तक एवं अन्य शैक्षिक साहित्य जो है वो ना लाभ और ना हानि, नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है ना, इस सिद्धांत पर आधारित निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध करवाना। ठीक है ना, पाठ्यपुस्तक और अन्य शैक्षिक साहित्य है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर जो है उपलब्ध करवाना। चौथा है मंडल की आवश्यकता के अनुरूप भवन, मशीनें, पुस्तकें, उपकरण आदि परिसंपत्तियों का क्रय करना और निर्मित करना। चूँकि ये ऑटोनोमस बॉडी है तो यह अपने हिसाब से भवनों का, मशीनों का, पुस्तकों, उपकरण आदि परिसंपत्तियों को क्रय कर सकती है और खुद निर्मित कर सकती है। नेक्स्ट है मंडल की पुस्तकों के विक्रय हेतु। मंडल की पुस्तकें चूँकि निजी स्कूलों के अंदर, निजी संस्थाओं के अंदर जो है ये निजी संस्थाओं को भी यही पुस्तकें उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना, इसलिए निजी जो पुस्तक विक्रेता हैं वो इससे क्या करते हैं, अपना एक पंजीयन करवाते हैं निजी, और उस पंजीयन संख्या के आधार पर उनको पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है। तो मंडल की पुस्तकों के विक्रय हेतु निजी पुस्तक विक्रेताओं, ठीक है ना, और मुद्रण हेतु मुद्रकों को अनुबंधित करना। कई बार इसके पास में इतनी मशीनें अवेलेबल नहीं होती है तो ये अपना मुद्रण का कार्य जो है वो किसी अन्य प्रिंटर से करवाते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो मुद्रकों को अनुबंधित करने का कार्य भी ये करता है। इसके अलावा बिना किसी वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक प्रयोजन के पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य शैक्षिक साहित्य के प्रकाशन, मुद्रण एवं विपणन का व्यवसाय करना। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ये व्यवसाय कर लेना। ठीक है ना, और बिना किसी वाणिज्यिक या व्यापारिक प्रयोजन के, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत के आधार पर ये क्या करता है, पुस्तकों का और अन्य शैक्षिक साहित्य, ठीक है ना, अन्य शैक्षिक साहित्य ये भी ध्यान रख लेना, केवल टेक्स्ट बुक ही नहीं है बल्कि दूसरा और शैक्षिक साहित्य, एजुकेशनल लिटरेचर है, उसका प्रकाशन, मुद्रण और विपणन करने का काम, बेचने का काम भी का व्यवसाय करता है ये। मंडल की पाठ्य पुस्तकों के लेखन, ठीक है ना, मूल्यांकन, चित्रांकन और समीक्षा अधिकारियों के लिए सुयोग्य लेखक, समीक्षकों और चित्रकारों को अनुबंधित करना, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना। मंडल की आवश्यकता अनुसार सहायता, उधार, दान उधार आदि विभिन्न तरीकों से धन की व्यवस्था करना, चाहे वो किसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, ये ध्यान रहे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले सकता है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वित्तीय सहायता ले सकता है, या राज्य सरकार से, या अन्य किसी भी प्रकार से दान के माध्यम से या उधार, ठीक है ना, विभिन्न तरीकों से क्या करना, धन की व्यवस्था करना और अधिशेष राशि जो है उसका उचित ढंग से निवेश और विनियोजन करना। आगे उसके पास में ज़्यादा पैसा है तो वो विनिवेश भी कर सकता है, निवेश भी कर सकता है और उसका विनियोजन करना। नेक्स्ट है मंडल के कार्यकलाप हेतु आवश्यक संख्या में कार्मिकों की नियुक्ति करना। यह अपने कार्मिकों की नियुक्ति, एम्प्लॉयज़ की नियुक्ति खुद कर सकता है और उनके कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्था करना। नेक्स्ट है सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों और सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, सरकार के द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य हैं उनका निर्वहन करना। मित्रों, ये जो इंग्लिश में मटेरियल है ये हालांकि मैंने हिंदी वाला मटेरियल भी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की वेबसाइट से लिया है और इसके अतिरिक्त ये जो इंग्लिश वाला मटेरियल भी मैंने यहाँ से लिया है। आपको ध्यान से देखना है, ये इन शब्दों से आपको परिचित हो जाना है। तो आपका प्रश्न किसी भी स्तर का हो,
किसी भी कठिनाई स्तर का हो आप हल कर पाएंगे। ठीक है ना, आपको इन शब्दों को अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। नेशनलाइजेशन बोर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, इसका मकसद क्या है? ये जो जितने भी टेक्स्ट बुक हैं उनका क्या करना, राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है ना, नेशनलाइजेशन, ठीक है ना, ऑफ टेक्स्ट बुक का। ठीक है ना, फिर पब्लिकेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बुक, एक तो ये नेशनलाइज्ड बुक का क्या करता है, पब्लिकेशन करता है, और साथ में टीचर्स हैंडबुक जो आती है उसको भी ये उसका भी पब्लिकेशन करता है ये। ठीक है ना, न केवल नेशनलाइज्ड बुक बल्कि टीचर्स हैंडबुक का भी करता है। साथ में अंडरटेक द एंड प्रमोट द रिसर्च, ये रिसर्च करता है और रिसर्च करता भी है, अंडरटेक भी करता है और प्रमोट और करता है फॉर द प्रिपरेशन, इवेल्युएशन, प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक। स्कूल टेक्स्ट बुक कौन से, किसके लिए ये रिसर्च कर रहा है? स्कूल टेक्स्ट बुक एंड अदर एजुकेशनल लिटरेचर फॉर लोअर एंड हायर प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि लोअर और प्राइमरी स्तर की और हायर प्राइमरी स्टेज की जो की किताबें होती है, पहली से 8वीं तक की जो किताबें होती है उनके लिए ये रिसर्च को प्रमोट करता है, उन स्कूल टेक्स्ट बुक के लिए। ठीक है, टू असेस द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल लिटरेचर, जो एजुकेशनल लिटरेचर मौजूद है उसकी उपयोगिता का भी मूल्यांकन करता है। प्रोड्यूस बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, किसी अन्य एजेंसी या इसी मंडल के द्वारा जो एजुकेशनल लिटरेचर बनाया जा रहा है उसकी यूटिलिटी को भी जांचता है। टू प्रमोट रिसर्च फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ करिकुलम, ध्यान रख लेना, फॉर करिकुलम एंड रिकमेंडेड, यह करिकुलम के इम्प्रूवमेंट के लिए भी रिसर्च करता है और रिकमेंडेशन देता है। रिकमेंड द फाइंडिंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड अदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम, और उसके द्वारा जो भी रिसर्च के द्वारा डेटा आते हैं उसके द्वारा वह राजस्थान सरकार को रिकमेंड करता है ताकि वो करिकुलम में उस हिसाब से चेंजेस करे। लेकिन ये सब कर रहा है किस लेवल के विद्यार्थियों के लिए? पहली से 8वीं तक के जो विद्यार्थियों के लिए जो बुक्स और करिकुलम अवेलेबल है उसके लिए, ध्यान रख लेना। यही प्रश्न परीक्षा में 2012 में पूछा गया था कि राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड किस स्तर के बच्चों की पुस्तकों के लिए अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, तो पहली से 8वीं के लिए। ठीक है ना, लोअर एंड हायर प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरीज को मेंटेन कर, ठीक है ना, इस्टेब्लिश करता है और मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है, क्यों इस्टेब्लिश करता है यह लाइब्रेरीज को? टू फैसिलिटेट रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ करिकुला, सिलेबस। ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए लाइब्रेरीज भी स्थापित करता है। टू कैरी ऑन बिजनेस एज ए पब्लिशर्स, ठीक है ना, ये बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है एज ए पब्लिशर, प्रिंटर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है ना, ये सारे काम वो कर रहा है विदाउट एनी प्रॉफिटिंग एंड ट्रेडिंग मोटिव्स। ठीक है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ये बिजनेस करता है एज ए पब्लिशर, प्रिंटर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको ध्यान रख लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं सेवा नियमों की। सेवा नियम, बोर्ड की शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल ने बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सेवा संबंधी नियम निर्धारित किए हैं। ये नियम कब लागू हुए? 1 सितंबर 1929 को। ठीक है ना, 1 सितंबर 1929 को ये नियम लागू हुए। और ये नियम किसने बनाए हैं? शासी परिषद ने। किसके लिए बनाए हैं? बोर्ड के कर्मचारियों के लिए। कब लागू हुए? 1 सितंबर 1929 को। इन नियमों के अलावा सेवा से संबंधित अन्य मामलों के लिए जो बोर्ड के नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा नियम और समय समय पर किए गए परिवर्तन इस मामले में लागू होते हैं। ठीक है, इस मामले में लागू होते हैं। जो इनके अलावा कुछ दूसरे मामले हैं उनके अंदर कौन से नियम लागू होंगे? राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे। ये इस प्रकार की एक PDF अवेलेबल है साइट पर, और ये नियम है कर्मचारी सेवा अनुशासन एवं आचरण नियम, जो कि कब लागू हुए? 1929 में, 1 सितंबर 1929 में। ठीक है ना, अब इसके अतिरिक्त 2 और प्रकार के नियम है। ठीक है ना, एक तो कर्मचारी सेवा अनुशासन एवं आचरण नियम जो 1979 में लागू हुए। इसके अलावा 2 और प्रकार के नियम हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है।
इसमें से एक है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड सर्विस रूल 1997, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील। ठीक है ना, ये इस प्रकार के नियम हैं और ये नियम जो है वो 1997 के अंदर लागू हुए थे। ठीक है ना, ये नियम जो है वो, इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड सर्विस क्लासिफिकेशन। सर्विस क्लास में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ABCD, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स जो है वो 1 अगस्त 1997 से लागू हुए, ये ध्यान रख लेना। और एक तीसरे प्रकार के नियम जो कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल कार्यालय नियमावली है, ये कार्यालय नियमावली या मैन्यूल नाम से जाने जाते हैं और ये भी 1 अगस्त 1997 से लागू हुए थे, ध्यान रख लेना। दोनों प्रकार के ये जो बाद वाले नियम है, कार्यालय नियमावली वाला नियम और ये वाला जो नियम है, ठीक है ना, सर्विस क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, ये भी 1 अगस्त 1997 को लागू हुआ था। तो तीनों प्रकार के नियम ध्यान रख लेना। ये बाद में जो सर्विस क्लासिफिकेशन वाला जो रूल है वो और कार्यालय नियमावली वाला जो नियम है ये 1997 में 1 अगस्त 1997 को दोनों लागू हुए हैं, जबकि वो वाले जो नियम हैं वो लागू हुए हैं आपको 1979, 1 सितंबर 1997 है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि ये जो कर्मचारी सेवा अनुशासन एवं आचरण के जो नियम हैं इनको कौन संशोधित कर सकता है। तो आपको सीधा ध्यान रख लेना है कि इन नियमों के अंदर परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास में है। इन नियमों के अंदर परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास में है। इन नियमों के अंदर परिवर्तन करने की शक्ति शासी परिषद के पास में है। इन नियमों को बनाने, संशोधित करने, नियमित करने, ठीक है ना, ये सभी काम जो है वो किसका अधिकार क्षेत्र है, शासी परिषद का। ठीक है, इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार भी किसके पास में है, शासी परिषद के पास में। बस इतना ही। आगे देखते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। एक वर्ष 2010 तक प्रन्यास द्वारा स्थायी निधि 4.50 करोड़ से अर्जित जो ब्याज था, ठीक है ना, उसका प्रयोग विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। जो प्रन्यास के पास में एक प्रकार इसके पास में जो पैसा है वो 2010 तक जो पैसा था, उस जो लगभग इतना पैसा था, उस पैसे से जो ब्याज आया है उसके द्वारा सरकार ये जो RSTB क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित कर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवा रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान कर लेना कि यह एग्ज़ाम, ये प्रतियोगी परीक्षा भी करवा रहा है कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसके अंदर भी प्रतियोगिता परीक्षा करवा रहा है। तो आपको ऑप्शन में मिल जाए तो ये ध्यान कर लेना। ठीक है, और इसका जो ट्रस्ट है उसके अंदर जो अध्यक्ष है वो का वही माननीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष वही इसका उपाध्यक्ष होगा। इस ट्रस्ट का उपाध्यक्ष जो होगा वो सभापति पाठ्यपुस्तक मंडल होता है। ठीक है, दूसरे सदस्य नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, बाकी ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे हम देखते हैं राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का व्यवसाय करने के हेतु पंजीकरण नवीनीकरण बाबत इकरारनामा। यानी कि जो ये राष्ट्रीयकृत जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों का क्या करना है, RSTB को व्यवसाय करना है। और व्यवसाय करना है तो इसका मतलब उसको निजी जो पुस्तक विक्रेता हैं उनको ये पुस्तकें उनको बेचनी है। ठीक है, तो निजी पुस्तक विक्रेताओं को ये पुस्तक जब बेची जाती है तो RSTB और उस पुस्तक विक्रेता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इकरारनामा साइन होता है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के अंदर कुछ बिंदु ध्यान रख लेने आपको। इस प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आप देख लीजिए। मैं आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। नीचे जो है एक गवाह के और इसके साइन होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार के दोनों ध्यान कर लेना। अब आगे देखिए ये क्या क्या इकरारनामे के अंदर वो क्या क्या लिख करके देता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है, पहला कि वो जो विक्रेता है वो केवल खुदरा मूल्य पर ही पुस्तकें बेचेगा, रिटेल में ही पुस्तकें बेचेगा। वो थोक भाव से किसी को एक साथ में पुस्तकें नहीं बेच सकता। ठीक है ना, ठीक है ना, कम दाम के अंदर बहुत सारी पुस्तकें नहीं बेच सकता। वो रिटेल में प्रत्येक एक ग्राहक को ही पुस्तकें बेचेगा और निर्धारित जो मूल्य है उस पर ही बेचेगा, निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही बेचने के लिए बाध्य रहेगा। ठीक है ना, दूसरी बात,
यदि ये जो मंडल है भविष्य के अंदर पुस्तकों का मूल्य बढ़ाएगा या संशोधन करके घटा देता है, तो भी वह जो पुस्तक विक्रेता है पुरानी कीमतों पर ही विक्रय करेगा, ठीक है ना। वो उसकी कीमत नहीं बढ़ा सकता। केवल बढ़े हुए मूल्य पर केवल वे ही पुस्तकें बेच सकेंगे जिन पर बढ़ा हुआ मूल्य छपा हुआ है, ठीक है ना। बाकी वो पुरानी कीमतों पर भी बेचेंगे। दूसरा, वो कोई नकली किताबें नहीं बेच सकता, ठीक है ना। इसके अलावा केवल उपभोक्ता को ही करेंगे, किसी भी दूसरे मतलब उसको थोक भाव से किसी को नहीं बेच सकता वो, ठीक है ना। वो जो सिंगल जो कस्टमर आएगा रिटेल में ही बेचेगा। किसी भी पुस्तक विक्रेता को थोक में नहीं बेचूंगा। साथ में मूल्य सूची का प्रदर्शन दुकान के मुख्य स्थान पर किया जाएगा। मूल्य कि भाई इस किताब का इतना मूल्य वो दुकान के सामने करना उसका ज़रूरी होता है। साथ में उसने कितनी पुस्तकें आरएसटीबी की बेच दी हैं उसका एक स्टॉक रजिस्टर भी उसके पास में रजिस्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा कभी भी आरएसटीबी के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, वो इस पुस्तक विक्रेता के वहाँ जा कर के इस रजिस्टर को मांग सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। मंडल के अधिकारी कर्मचारी द्वारा निरीक्षण हेतु उसका रजिस्टर मांग सकते हैं और मांगने पर वो बता देगा कि मैंने इतनी पुस्तकें लाई थी और इसको इतनी बेच दी है। इसके अलावा वो समय समय पर उसका नवीकरण, अपना जो पंजीयन है उसका नवीनीकरण करा लेगा, अन्यथा उसको पुस्तकें नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। ये बात है, ध्यान रखनी है। फिर है जो स्कूलों के अंदर जो निःशुल्क पुस्तकें मिलती है बच्चों को, वो पुस्तकें वो निजी विक्रेता अपने दुकान पर न तो उन पुस्तकों को खरीद सकता है और न वह बेच सकता है। निःशुल्क वितरण वाली पुस्तकें वो न तो उनका और न ही उनका वो भंडारण कर सकता है। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और ऐसा अगर वो कर लेता है तो मंडल जो है आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकता है। 10वां बिंदु है ये कि वह अपने पास में जब उसका अपने पास जो मतलब एक बार पंजीयन करवा लेता है तो उसके बाद में वो निश्चित मात्रा के अंदर वो पुस्तकें रखेगा। कोई भी ग्राहक उसके वहाँ से खाली नहीं जा सकता, मतलब होनी चाहिए वो उसके पास पुस्तकें, क्योंकि उसके पास वो रजिस्टर्ड जो है वो विक्रेता है। पुस्तक रखने तो गोदाम की भी वो व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी। इसके अलावा समय समय पर जो निर्देश दिए जाते हैं मंडल के द्वारा उसका पालन करेगा। और यदि कोई विवाद होता है तो सचिव जो होता है आरएसटीबी का जो सचिव है आरएस कैडर का अधिकारी जो होता है वह उसका जो निर्णय है सचिव राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का निर्णय जो होगा वो क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है ना। ये बातें वो लिख करके इकरारनामे के ऊपर साइन करके देता है। आगे देखते हैं अपन आरएसटीबी की पुस्तकों के पीछे, क्योंकि वर्तमान में अब गहलोत गवर्नमेंट चल रही है तो आपको इस प्रकार की टैगलाइन आपको दिख ले, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, वृक्ष लगाओ और सबको पढ़ाओ, इस प्रकार की लाइन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पुस्तक के लास्ट वाले पेज पर आपको उद्देश्य का जो कवर पेज होता है उसके ऊपर प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना दी हुई है और उसके लास्ट वाले पेज के अंदर वाले भाग में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। और जो पुस्तक का जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट कवर पेज जो होता है उसके ऊपर मूल कर्तव्य ही दिए हुए हैं और वो मूल कर्तव्य संकल्प के रूप में मॉडिफाइड करके दिए हुए हैं। ये थोड़ा ध्यान रख लेना इन्फॉर्मेशन। और आरएसटीबी की पुस्तकें कहाँ से डाउनलोड की जा सकती है तो आरबीएससी की वेबसाइट से उनको डिजिटली अगर हम उनको डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आरएसटीबी को कवर किया है और आपका कन्फ्यूज़न जो होगा वो दूर हुआ होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करें। धन्यवाद।